हम यहाँ पे थे, ठीक है। आईएएस की इंस्ट्रक्शंस को देखे थे कि किस तरह की इंस्ट्रक्शंस थी, बेसिकली डाटा ट्रांसफर की थी कि डाटा को मूव कर सके मेमोरी और एएलयू के दरमियान और बिटवीन टू एएलयू रजिस्टर्स। ठीक हो गया। उसके बाद है अनकंडीशनल ब्रांच। नॉर्मली द कंट्रोल एग्जीक्यूट सीक्वेंस में करता है ना, पहले फर्स्ट स्टेप पे जो पहले इंस्ट्रक्शन आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, बाद में जो आएगी वो बाद पे होगी। सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। दिस सीक्वेंस कैन बी चेंज बाय अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन व्हिच फैसिलिटेट्स रिपीटेड ऑपरेशंस। नहीं, आपको नहीं बताया, दूसरी क्लास को बताया था। बेसिकली देखो यहाँ पे ना आप लूप लूप जब यूज करते हैं सी प्लस प्लस में भी, तो लूप जब यूज करते हैं तो क्या होता है, जंप होती है ना, कि आप लूप यूज करके सब कुछ काम करके फिर दोबारा से स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो ये जंप होती है एक। सेम इसी तरह से आपके पास असेंबली में जंप की कंडीशन, जंप की इंस्ट्रक्शन होती है जिसके थ्रू आप जंप कर सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में। तो सेम आईएएस में जो इंस्ट्रक्शन थी वो कुछ इंस्ट्रक्शन तो डाटा ट्रांसफर के लिए थी, और अनकंडीशनल ब्रांच इस तरह की इंस्ट्रक्शन थी जो कि आपको उस सीक्वेंस को चेंज करवा सके। नॉर्मली यही होता है हर जगह पे, हर लैंग्वेज में यही होता है कि सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, कि पहले जो इंस्ट्रक्शन लिखी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर जो सेकंड में वो एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद से। लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम किसी और हिस्से में जंप कर जाए और फिर वापस उसी जगह पे आ जाए, तो उसके लिए आप ये वाली जो स्टेटमेंट्स है वो यूज करते हैं। और ये ज्यादातर आप कह सकते हैं कि इसलिए यूज होती हैं कि ये रेपिटेटिव ऑपरेशंस के लिए नहीं, यानी अगर आप लूप, क्योंकि लूप वैसे तो लूप है नहीं, तो लूप अगर बनाना चाहें तो उसके लिए इस तरह की इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं, ठीक है। फिर कंडीशनल ब्रांच, ये अनकंडीशनल है कि अनकंडीशनली आप कहीं पे भी जंप कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है। अनकंडीशनल में क्या होगा, किसी कंडीशन की बेसिस पे करेंगे, ठीक है। जो लूप्स आप सी प्लस प्लस में करते हैं वो कंडीशनल होते हैं ना, कोई कंडीशन होती है जिस बेसिस पे वो रिपीट होते हैं। तो कंडीशनल ब्रांच में ये होगा कि आप कंडीशन की बेस पे उस एग्जीक्यूशन फ्लो को जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करती होंगी एएलयू के थ्रू, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं वो। एड्रेस मॉडिफाई की इंस्ट्रक्शंस कौन सी होंगी, परमिट एड्रेसेस टू बी कंप्यूटेड इन ALU एंड देन इंसर्टेड इनटू इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी। दिस अलाउज अ प्रोग्राम कंसिडरेबल एड्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ALU क्या करता है कि एड्रेसेस को कंप्यूट करता है, ठीक है, और फिर उनको कहाँ पे इंसर्ट कर देता है, इंस्ट्रक्शंस में जो कि आपके मेमोरी में स्टोर हुई होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता था, दिस अलाउज अ प्रोग्राम कंसिडरेबल एड्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। एड्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से आ गई कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि, किस तरह से कह सकते हैं कि आप अगर कोई चीज डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं ना मेन मेमोरी में, तो उसका एड्रेस कंप्यूट करके उसको उस एड्रेस पे आपने स्टोर करवा दिया। तो ये फ्लेक्सिबल इस तरह से है कि एड्रेसेस आपके पास हैं, एड्रेसेस क्योंकि एएलयू में हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीयू के पास भी हैं, ठीक है। तो उसके पास एड्रेसेस होंगे तो एड्रेसेस डायरेक्टली जाके आप वहां से उस एड्रेस पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको गेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने पढ़ा था कि मेमोरी जो है उसमें मेमोरी थी 1000 × 40 बिट वर्ड्स की, तो बाइनरी था, और इंस्ट्रक्शन 2 × 20 बिट इंस्ट्रक्शन थी, तो वो किस तरह से थी, ये नीचे 40 बिट है ना, 40 बिट वर्ड यूज हो रहा था यहाँ पे, तो ये पूरा 40 बिट का वर्ड है, ठीक है। अब नीचे जो इंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया हुआ है ना, इंस्ट्रक्शन को देख सकते हो, दो इंस्ट्रक्शन है, 20 बिट्स की दो इंस्ट्रक्शन है, लेफ्ट इंस्ट्रक्शन और राइट इंस्ट्रक्शन। ये 2 × 20 का मतलब था कि 2 × 20 बिट्स, दो इंस्ट्रक्शन है, 20 की दो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक लेफ्ट इंस्ट्रक्शन एक राइट इंस्ट्रक्शन। और लेफ्ट इंस्ट्रक्शन में भी 8 बिट्स की आपके पास क्या है, ऑप कोड है, और बाकी जो 12 बिट्स बच जाती हैं वो एड्रेस है। एड्रेस किसका, जिसपे वो ऑपरेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है कि 8 बिट्स का आपके पास ऑप कोड है और 12 बिट्स का आपके पास एड्रेस है, ठीक हो गया। यस मैम। ये वो इंस्ट्रक्शन है जो भी हम पढ़ रहे थे कि डाटा ट्रांसफर की, अनकंडीशनल ब्रांच की, कंडीशनल ब्रांच की, अरिथमेटिक और एड्रेस की। अब आप देखो डाटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शन कौन सी है, लोड की इंस्ट्रक्शन हो गई, स्टोर की हो गई, ठीक है। ये आईएएस के हिसाब से है, आईएएस जो आर्किटेक्चर है ये, उसमें जो इंस्ट्रक्शन थी ये वो लिस्ट की गई हैं। उसके बाद अनकंडीशनल ब्रांच में मैंने आपसे कहा था कि इसमें कंडीशन नहीं होती, इसमें आप जंप कर सकते हैं। अब इस जंप में क्या है, इस इंस्ट्रक्शन में, ये इंस्ट्रक्शन तो मैं इस तरह से नहीं आपको वो करवा रही, क्योंकि सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की इंस्ट्रक्शन थी और उनकी एक दो एग्जांपल्स।
ठीक है। ये जंप MX0:9 जो 19 लिखा है, इसका ये मतलब है कि टेक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लेफ्ट हाफ ऑफ M of X। ठीक है। और जो नीचे वाला लिखा है इसका मतलब है कि टेक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम राइट हाफ ऑफ M of X कोई इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। अगर ऊपर आप देखो ना तो ये लिखा हुआ है स्टोर M of X, इसका क्या मतलब है? ट्रांसफर कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन X। मेमोरी में कोई लोकेशन है, ये वो है। ठीक हो गया। अब M of X में क्या करना है कि वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर हुई होगी ना, मेमोरी में स्टोर होगी ना इंस्ट्रक्शन। ये आर्किटेक्चर किस पे डिपेंड कर रहा है? ये आर्किटेक्चर इसकी बेसिस पे बना हुआ है कि मेमोरी और इंस्ट्रक्शन और डाटा किस में स्टोर हो रहा होगा? मेमोरी में। मेमोरी में किसी एक्स लोकेशन पे डाटा स्टोर होगा, कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि उस इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स हैं, एक लेफ्ट है, एक राइट है। तो ये जंप क्या कर रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से ले? राइट हाफ में से। इस जगह पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसके राइट हाफ में से इंस्ट्रक्शन ले और जंप कर जाए। सेम ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाले के लिए क्या है कि राइट हाफ में से, राइट लेफ्ट में से। देखो 0 से 20 यानी 0 से 19 20 हो गई ना, और फिर 20 से 39 20, ये लेफ्ट बिट्स है और ये राइट बिट्स है। समझ आ रही है? ये लेफ्ट बिट्स हैं और ये राइट बिट्स हैं, ये बिट्स दी हुई आगे। फिर कंडीशनल ब्रांच में आ जाता है कोई कंडीशन। ये देखो कंडीशन किस तरह से, इफ अ नंबर इन एक्यूमुलेटर इज नॉन नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नंबर है तो इंस्ट्रक्शन को ले। अब कंडीशन आ गई ना कि अगर नंबर पॉजिटिव है फिर ही इंस्ट्रक्शन को लेना है, अगर नेगेटिव है तो नहीं लेना। लेकिन इसमें क्या था कि इंस्ट्रक्शन को यहाँ से उठा ले, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लग गई है। तो कंडीशनल ब्रांच में कंडीशन आ जाएगी, अनकंडीशनल में बगैर किसी कंडीशन के वो जंप हो रहा होगा। अरिथमेटिक में आ जाती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन और ये मल्टीप्लाई और ये सारी डिवाइड शिफ्ट वाली इंस्ट्रक्शन जो भी आ जाती है। ठीक है। एड्रेस मॉडिफाई में क्या आ जाता है कि रिप्लेस लेफ्ट एड्रेस फील्ड एट MX बाय 20 राइट बिट्स। एड्रेस बिट, इसमें 8 बिट का आपके पास ऑप कोड था और 12 बिट का आपके पास एड्रेस था। ठीक है। इस एड्रेस को अगर आपने मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आप ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। और ये इंस्ट्रक्शन कर क्या रही है कि लेफ्ट एड्रेस फील्ड M of X में जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसकी लेफ्ट वाली एड्रेस की फील्ड, यानी ये वाली एड्रेस की फील्ड चेंज करेंगे। और किससे करनी है? 12 राइट मोड बिट्स ऑफ AC। AC में भी 40 बिट्स पड़ी होंगी, AC के अंदर भी 40 बिट्स ही पड़ी होंगी। तो AC के अंदर जो राइट मोस्ट पे 12 बिट्स है ना, राइट मोस्ट पे यहाँ पे 12 बिट्स होंगी, वो 12 बिट्स कहाँ पे आपने जाके रख देनी है? इधर। तो ये इंस्ट्रक्शन ये कर रही है। ठीक है। तो ये एड्रेस मॉडिफिकेशन की इंस्ट्रक्शंस इस तरह से काम करेंगी। ठीक हो गया। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस आ जाता है यहाँ पे हमारे पास। अब आप देखो ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका क्या काम करते हो? इस तरह से काम करते हो ना, ये जो ऊपर है आप इंस्ट्रक्शन किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। सिस्टम सॉफ्टवेयर में OS में या कंपाइलर में जाके वो किस तरह से लिखी जाती हैं? इस तरह से। और एंड पेज असेंबलर जो कन्वर्ट करता है असेंबली के कोड को मशीन में, तो हार्डवेयर पे जाके वो इंस्ट्रक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली इंटरफेस कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है ना, ये इंटरफेस होता है किसके दरमियान? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम करते हैं। यानी यूजर अगर इंटरेक्ट करना चाहता है हार्डवेयर के साथ तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प लेता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आगे जाके किसकी हेल्प लेता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेता है, या कंपाइलर या कोई और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है। और किससे इंटरेक्ट करता है? हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। यानी अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने इंटरेक्ट करना है हार्डवेयर के साथ तो ये इसके पास जाएगा पहले और फिर ये इसके पास जाएगा। हार्डवेयर ने करना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से तो पहले ये इसके पास जाएगा और फिर ये इसके पास जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से काम हो रहा होता है इस कंप्यूटर सिस्टम में। ये असेंबली का कोड लिखा हुआ है। ठीक है। Table presents instruction in a symbolic, easy to read form. Each instruction must confirm the format of figure. Next slide. The opcode portion 8 bits specify which of 21 instructions to be executed. ये वो टोटल 21 इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इस आर्किटेक्चर का हिस्सा है। ठीक है। अब इस टेबल में वो सारी इंस्ट्रक्शन लिस्ट हुई हुई हैं,
सिंबॉलिक फॉर्म्स में, सिंबॉलिक फॉर्म्स की इनको रीड करना इजी है ना, जंप लिखा हुआ है, लोड लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, आपको देख के पता चल रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करना चाह रही है, ठीक है। एड्रेस पोर्शन जो होता है वो 12 बिट्स का होता है, 8 बिट्स का पोर्शन होता है ऑप कोड का, ठीक है। अब ये इसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में ये देखो एक्यूमुलेटर और एमक्यू दोनों साथ काम कर रहे होते हैं, और एमबीआर से बेसिकली डाटा अरिथमेटिक में आता है, और जो भी ऑपरेशन करना होता है वो ऑपरेशन करके इन दोनों की जरूरत पड़ती है जब आप इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में आता है आईबीआर, सबसे पहले ना मेन मेमोरी से उठा के लाता है एड्रेस, एमएआर में सॉरी पीसी में आता है, पीसी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है हमेशा, पीसी में से एड्रेस कहाँ पे जाता है एमएआर में, एमएआर जाता है उस मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से वो उठा के लाता है वो डाटा, और वो डाटा कहाँ पे जाता है, वो डाटा जाता है एमबीआर में। जब एमबीआर में वो डाटा चला जाता है तो एमबीआर उस इंस्ट्रक्शन को उठा के लाती है कहाँ पे, एमबीआर से वो इंस्ट्रक्शन कॉपी होती है आईआर में, आईआर में कोई और साथ साथ किसमें होता है आईबीआर में, आईबीआर में भी होता है, ये देखो ना एमबीआर से एक लाइन, इसका कलर चेंज कर देते ताकि आपको नजर आए, ये इधर से इधर को भी जा रही है और इधर से इधर को भी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर आईआर से वो इंस्ट्रक्शन जो होती है वो इसके पास जाती है और ये डिकोड वगैरह करता है, डिकोड करने के बाद ये जाती है, ठीक है, और फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भेज दी जाती है। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या करता है, इसको परफॉर्म करके वापस किसको भेज देता है, एमबीआर को भेज देता है, और एमबीआर क्या करता है वापस मेमोरी में जाके उसको स्टोर करवाता है अगर कोई डाटा स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो अगर इनपुट आउटपुट से कोई चीज आ रही है तो इनपुट आउटपुट से भी वो चीज डायरेक्ट इधर जाएगी, इनपुट आउटपुट से वो चीज डायरेक्ट कहाँ पे आएगी, मेमोरी बफर रजिस्टर में आएगी, और बफर रजिस्टर से जाएगी यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होना वो होगे वापस इसमें आएगी, और ये वापस जाके कहाँ पे स्टोर करवा देगा या दिखा देगा इसको इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट पे, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर की डिटेल थी, ये स्ट्रक्चर था किसका, आईएएस का। फिर कमर्शियल कंप्यूटर्स आए 1947 में, और पहला कमर्शियल कंप्यूटर जो था वो यूनिवैक 1 था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, कमीशन बाय यूएस ब्यूरो ऑफ सेंसस 1950, कैलकुलेशंस वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, ये भी फर्स्ट जनरेशन ही चल रही है, ठीक है, बिकम पार्ट ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, इसका पार्ट बन गया। लेट 1950s में यूनिवैक 2 आया जो कि इससे ज्यादा फास्टर था और उसमें मेमोरी भी ज्यादा थी, बेसिकली इसमें यूज वही वैक्यूम ट्यूब्स ही यूज हो रही थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रही थी, तो आपको पता है कि साइज भी इसका बहुत बड़ा होगा, स्पीड भी अच्छी थी, मेमोरी भी ज्यादा थी, लेकिन क्या था कि ड्रॉबैक्स उतने ही ज्यादा थे, जितनी ज्यादा इसके एडवांटेजेस हैं उतनी ड्रॉबैक्स भी थे। तो लेट 1950s में 1947 में ये आया, और लेट 1950s में आपके पास क्या आया, यूनिवैक 2 आया। आईबीएम मैन्युफैक्चरर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, पंच कार्ड कंप्यूटर्स में क्या होता था, बेसिकली आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती थी ना वो पंच कार्ड पे पंच की जाती थी, और उन कार्ड्स को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया जाता था, और वो कंप्यूटर रीड करता था कार्ड पंच, वो जो होल्स किए जाते थे ना, पंच किए जाते थे, उनको रीड करता था, उसे पता चलता था अच्छा ये इंस्ट्रक्शन है, फिर वो प्रोसेसिंग करता था, ठीक है। 1953 में 701 फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर आईबीएम का, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होता था। उसके बाद 1955 में जो आया था वो 702 है, जो कि बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए था, और ये जो सीरीज है, ये कहाँ, ये जो 700 7000 सीरीज है ना, ये लीड किया किसने इसको, ये इन दो कंप्यूटर्स ने, 701 और 702, ठीक है, ये आईबीएम की बात हो रही है। फिर जो सेकेंड जनरेशन है ना वो आती है ट्रांजिस्टर्स पे। वैक्यूम ट्यूब्स के यूज करने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, साइज बहुत बड़ा था, हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती थी, पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम होती थी, तो क्या किया हमने वैक्यूम ट्यूब्स को सेकेंड जनरेशन में रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर्स से। ट्रांजिस्टर्स साइज में भी छोटे थे, वैक्यूम ट्यूब एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब इनकी प्राइस भी जो थी वो चीपर थी, ठीक है। तो ये उससे कम हीट जनरेट करता था ये ट्रांजिस्टर,
सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बनी हुई 1947 में इन्वेंट की गई बेल लैब्स में, और विलियम शॉकले और इसके साथ जो भी बंदे थे एट ऑल का, ये मतलब होता है कि इसके साथ जो भी थे 2 3 4 5 बंदे, उन सब ने ये मिलके क्या किया, इसको इन्वेंट किया ट्रांजिस्टर्स को 1947 में। 1947 वो दौर है जब ये यूनिवैक 1 आया था, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर जो थे ना, वो सेकेंड जनरेशन मशीन सारी इसी में आती हैं। और स्मॉल ट्रांजिस्टर आईबीएम 7000, आईबीएम ने जो 7000 कंप्यूटर जो आईबीएम का है वो इस पे है, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर है। और जो 1957 में बेसिकली डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन 1957 में आया और प्रोड्यूस्ड पीडीपी 1 जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर था। 7000 सीरीज के मेंबर्स हैं बेसिकली। 701 आपको पता है 52 में आया, 704 55 में, 58 में, 709, और उसके बाद 7000 वाली जो सीरीज है ना वो ट्रांजिस्टर्स वाली है। 100 वाली सीरीज वैक्यूम ट्यूब्स की है और 1000 वाली सीरीज जो है वो ट्रांजिस्टर्स की है, ठीक है। और ये आगे उन्हें साइकिल लिखा हुआ है और मेमोरी लिखी हुई है और ऑपकोड्स वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा है ना वो यही है कि आपकी लेट 50s में ही आपके पास ट्रांजिस्टर्स आए ना। 58 तक तो वैक्यूम ट्यूब्स ही चले, फिर 60 में आपके पास क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। उसके बाद ये कंप्यूटर की जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन ये आपको सारी चीजें बता रही है ये जनरेशन, ठीक है। और ये इमेज, ये टेबल आपको बता रहा है कि हम जो मेन कंसिडर करते हैं ना वो इन जनरेशंस को करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जनरेशंस हैं, लेकिन जो मेजर जनरेशंस कंसिडर की जाती है ना वो यही है। और उसका एरिया है 1946 से 57 वैक्यूम ट्यूब्स का, 58 से 64 ट्रांजिस्टर्स का एरिया था। ये आगे लिखा है कि ऑपरेशंस, एक सेकंड में कितने ऑपरेशंस हो रहे थे हर एक दौर में, ठीक है। फिर 65 से 71 में आपके पास स्मॉल मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप्स आ गई, ठीक है। आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए और वो इतनी कर सकते थे। फिर 72 से 77 में हमारे पास लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई। ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, एसएसआई कहते हैं इसको, इसको एलएसआई कहते हैं। फिर इस दौर में हमारे पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गई, और अब जो हमारे पास है करंटली वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और स्मॉल इंटीग्रेशन में क्या था कि तकरीबन आपके पास ना कुछ थाउजेंड्स ऑपरेशंस हो रहे थे पर सेकंड, कुछ 1000 ऑपरेशंस हो रहे थे पर सेकंड, और आपके पास बेसिकली टेंस और हंड्रेड्स में जो थी ना चिप्स पे जो कंपोनेंट्स थे आपके। ये बात पता है किसकी हो रही है, प्रोसेसर की बात हो रही है। तो प्रोसेसर जो है आपकी एक चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का जमाना जब आया ना उस पे वो क्या बन गई थी, एक चिप बन गई थी, और उस चिप के ऊपर जो कंपोनेंट्स लग सकते थे ना, उस चिप के ऊपर टेंस ऑफ कंपोनेंट्स या 100 कंपोनेंट्स लग सकते थे। किस दौर में, जनरेशन 3 में। जनरेशन 4 जब आई तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स हम एक चिप पे लगा सकते थे। फिर जनरेशन 5 में आपके पास मिलियंस ऑफ कंपोनेंट थे, और 6 में फाइनली आपके पास 1 बिलियन से ज्यादा कंपोनेंट्स आप एक सिंगल चिप पे प्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो अब जितने कंपोनेंट ज्यादा हो रहे थे आप देख सकते हैं उसी तरीके से आपके ऑपरेशंस जो है वो पर सेकंड ऑपरेशंस वो ज्यादा हो रहे हैं, ठीक हो गया। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए, सही है। और ये टेक्नोलॉजी भी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लिटरली स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो कहते हैं स्मॉल को, इलेक्ट्रॉनिक आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कोई भी डिवाइस जो भी है। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ गेट्स होते हैं, इसमें मेमोरी सेल्स होते हैं, इंटरकनेक्शंस होते हैं। दीज कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ सेमीकंडक्टर। देखो 3 चीजें होती है ना आपके पास, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से टोटली इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, करंट पास कर जाता है। इंसुलेटर्स जिसमें से करंट या किसी टाइप की एनर्जी पास नहीं हो सकती, और सेमीकंडक्टर दरमियान में आते हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर में गेट्स भी होते हैं, मेमोरी सेल्स भी होते हैं, और उनको कनेक्ट करने वाले इंटरकनेक्शंस भी होते हैं। तो ये वाली जितनी भी चीजें हैं ना, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के थ्रू मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। और एग्जांपल है यहाँ पे क्या दे रहे हैं, सिलिकॉन वेफर की। ये यहाँ पे आ गया, ये जो ये गोल सा बना हुआ है ना, ये सिलिकॉन वेफर है, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात हो रही है, बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट जब हमारे पास आए थे। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड से हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिफाइंस द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए इसमें,
हम इसमें ना क्या यूज कर रहे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर रहे थे, और इंटीग्रेटेड सर्किट में बेसिकली हम क्या यूज कर रहे थे, ये सिलिकॉन मटेरियल यूज कर रहे थे, सेमीकंडक्टर, जो कि है सिलिकॉन वेफर। ठीक हो गया। अब ये देख सकते हो आपके पास ये चिप बनी हुई है ना नीचे, ये चिप, चिप पे ये क्या चीज बनी हुई है, ये वेफर से बनी हुई है। ये जो वेफर है, चिप के ऊपर ये जो ब्लॉक से बने हुए हैं, ये अलग से कोई चीज नहीं है, ये उसी को बता रहे हैं कि ये चिप का ये पार्ट ये वेफर है, फिर क्या है, पैड चिप है, और ये गेट्स है। तो ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है, एक स्मॉल चिप में रखा हुआ है, और यही चिप जो है आपकी क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है। तो अर्ली जो बहुत शुरू में जो आई थी ना, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग थर्ड जनरेशन का, वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थी, यानी बहुत थोड़े कंपोनेंट्स हम इस चिप पे प्लेस कर सकते थे। अब इसमें जो चीजें हैं ना, वो दो चीजें हैं, डाटा स्टोरेज और डाटा प्रोसेसिंग। एक हमारे पास गेट आ गया, दूसरा मेमोरी सेल आ गया। इन दोनों को हमने किसके साथ कर दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया इनको उसके साथ, सिलिकॉन के साथ ना, सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ। तो डाटा मूवमेंट किस तरह से हो रही थी, कि वही है कि पाथ अमंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू मूव डाटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी थ्रू गेट्स टू मेमोरी। के मेमोरी टू मेमोरी भी डाटा मूवमेंट हो रही है, और मेमोरी से एक तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है, दूसरा क्या है, थ्रू गेट्स मेमोरी ट्रांसफर हो रही है। इसमें यह गेट में क्या था कि इनपुट आप देते हैं और उसको सिग्नल देते हैं, बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन करना है, और वो जो सा भी ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन कर देता है, और आउटपुट आपको मिल जाती है। बाइनरी स्टोरेज सेल में क्या होता है कि आपके पास इनपुट आती है, रीड या राइट का ऑपरेशन आता है जो आपने करना होता है, और आप आउटपुट उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं। कंट्रोल में यह चीज आ जाती है कि द पाथ अमंग कंप्यूटर्स कैन कैरी कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल में ये चीज है कि वो पाथ जिसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या कैरी करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स किस तरह के हो सकते हैं, एक तो होते हैं ना हमारे पास ये कि
semiconductors can be fabricated from a semiconductor material such as silicon. तो बजाय इसके कि आप कोई कंडक्टर या कुछ और मटेरियल यूज करें, आप सेमीकंडक्टर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है ना वो इन सबसे ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब इसको यूज करने के एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। तो ट्रांजिस्टर्स को बजाय इसके कि हम इनको यूज करें, हम इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं किससे, सेमीकंडक्टर मटेरियल से। इट इज मेनली एन एक्सटेंशन ऑफ अ सॉलिड स्टेट आर्ट टू फैब्रिकेट एन एंटायर सर्किट इनटू टाइनी पीस ऑफ सिलिकॉन। एक बहुत बड़ा सर्किट जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए सर्किट बहुत बड़ा बनाया जा रहा था, उसको आपने क्या किया, छोटे से सिलिकॉन के पार्ट में आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, many transistors can be produced at the same time on a single wafer of silicon। वो जो छोटे छोटे नहीं लगे हुए थे ऐसे ना, ये जो आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये और ये क्या है, ये वेफर्स हैं। ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं वो कि क्या बात करें कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं एक सिंगल सेम टाइम पे सिंगल वेफर ऑफ सिलिकॉन पे। तो आप अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड जनरेशन थी वो ट्रांजिस्टर्स पे काम करी थी, और ट्रांजिस्टर हम इतने यूज नहीं कर रहे थे वहां पे। लेकिन अब थर्ड जनरेशन में आके क्या हो गया कि एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को हम, बल्कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को हम एक ही टाइम पे एक सिंगल वेफर पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। Equally important, these transistors can be connected with the process of metallization to form circuits। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर्स थे ना, इनको क्या कर सकते हैं इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट बनाने के लिए, किस प्रोसेस के थ्रू, मेटलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। अब मेटलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये ठीक है, इसमें होता यह है कि एक मेटलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे क्या कर देते हैं, मेटल से कोट कर देते हैं। मेटल यानी अंदर वो ऑब्जेक्ट होता है और उसके ऊपर कोटिंग जो होती है वो किसकी होती है, मेटल की होती है। तो ये वही है कि इस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, सेंटर ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं किससे, सर्किट से नहीं, ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में सर्किट फॉर्म करने के लिए। और प्रोसेस कौन सा यूज करेंगे, मेटलाइजेशन। ये जनरेशंस आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो गई हैं कि कितनी डिवाइसेस थी चिप पे। आप देख सकते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में या स्मॉल स्केल में कितनी थी, अप टू 100। मीडियम में आ गई 3000 तक, लार्ज स्केल में 3000 से 100,000 तक, और वेरी लार्ज में बहुत ज्यादा, और अल्ट्रा में उससे भी ज्यादा होगी। मूर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्स लॉ, एक बंदा है गॉर्डन मूर, जो कि को फाउंडर था इंटेल का, तो उसने ये लॉ दिया था। उसने ये कहा था कि चिप्स के ऊपर जो कंपोनेंट्स है ना, ये ट्रांजिस्टर्स है ना, वो हर ईयर जो है वो डबल होते जाएंगे। ये उसने प्रिडिक्शन दी थी कि ट्रांजिस्टर्स ऑन अ चिप विल डबल एवरी ईयर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कि हर साल ऐसा होता जाएगा कि अब एक साल में आपके पास 100 ट्रांजिस्टर्स हैं, तो नेक्स्ट ईयर में आपके उसके ऊपर, उस चिप के ऊपर 200 ट्रांजिस्टर्स की जगह हो सकेगी, 200 ट्रांजिस्टर्स आप प्लेस कर सकेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती जाएंगी। तो ये उसकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन हुआ क्या कि 1970s में ना 18 मंथ्स के लिए ये स्लो हो गया था। ये जो डेवलपमेंट है ना, ये स्लो हो गई थी, और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डबल्स एवरी 18 मंथ्स, बजाय इसकी कि वो क्या हो, हर साल हो 18 मंथ के बाद वो लेकिन स्लो डाउन हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो स्लो डाउन वाला पीरियड था, उसके बाद से ये जो इसकी प्रिडिक्शन है, या इसका जो भी इसने जो कहा था वो बात अभी तक सस्टेन है, वो बात अभी तक चल रही है। हर आने वाले साल के साथ साथ आपकी चिप पे जो ट्रांजिस्टर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो बढ़ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ चिप हैज रिमेन्ड ऑलमोस्ट अनचेंज रही, कॉस्ट उसकी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई। हायर पैकिंग डेंसिटी मीन शॉर्टर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स गिविंग हायर। अब हुआ क्या कि क्योंकि प्रोग्राम और डाटा जो है, लॉजिक और डाटा, वो एक ही जगह पे पैक हो गई थी मेमोरी में, तो अब वो उनका डिस्टेंस शॉर्ट हो गया था। डिस्टेंस जब शॉर्ट हुआ तो इसका मतलब है कि आपका जो पाथ है जिसपे से इलेक्ट्रिक सिग्नल से मूव करना है, वो शॉर्ट हो गया। जब इलेक्ट्रिक पाथ कम हो जाता है, सिग्नल्स थोड़े डिस्टेंस पे ट्रेवल करते हैं, तो क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है। ठीक है,
स्मॉलर साइज की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हुई, पावर रिड्यूस हुई, कूलिंग रिक्वायरमेंट्स भी कम हुई क्योंकि सिस्टम्स का साइज जो है वो स्मॉल हो गया, इसकी वजह से चिप के साइज की वजह से, और इंटरकनेक्शन बहुत कम हो गए, ठीक है, और जिसकी वजह से रिलायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ये टेबल है कि 1970 से 2010 का है बेसिकली, ट्रांजिस्टर्स पर चिप, एक चिप के ऊपर कितने ट्रांजिस्टर्स हैं ये उसके हिसाब से, ठीक है, और 1 बिलियन ट्रांजिस्टर सीपीयू कब आ गए थे, 2000 ऑलमोस्ट 9 या 8 में, ठीक है। IBM 360 सीरीज 1964 में इंट्रोड्यूस हुई, रिप्लेस्ड 7000 सीरीज जो उसकी थी उसको रिप्लेस किया इसने। फर्स्ट प्लान्ड फैमिली ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, सिमिलर आइडेंटिकल इंस्ट्रक्शन सेट थे इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक जैसा था, स्पीड इंक्रीज थी, मतलब कि ये बात हो रही है कि हर आने वाला अगला आने वाला सीरीज में ना अगला आने वाला सिस्टम किस तरह से था, स्पीड इंक्रीज हो रही थी, नंबर ऑफ पोर्ट्स इंक्रीज हो रहे थे, मेमोरी साइज इंक्रीज हो रहा था, और साथ साथ ऐसी बात है कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही थी। मल्टीप्लेक्स स्विच स्ट्रक्चर यूज किया गया इसमें। फिर एक ये सिस्टम है DCPDP-8 जो कि 1964 में आया। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर ये जैसे हमारे लैपटॉप्स हैं, वो डिड नॉट नीड एयर कंडीशनर रूम, इसको क्योंकि स्मॉल साइज था, पावर थोड़ी कंज्यूम कर रहा था, तो हीट थोड़ी जनरेट कर रहा था, क्योंकि इसमें चिपसेट यूज हो रहा था, तो इतनी हीट जनरेट हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से आपको एयर कंडीशन रूम की जरूरत पड़ी, ठीक है। स्मॉल इनफ टू सिट ऑन अ लैब बेंच, इसकी जो प्राइस थी ना वो $16,000 थी जब ये आया था। एम्बेडेड एप्लीकेशंस एंड OEM बस स्ट्रक्चर, सिर्फ आप कंसोल कंट्रोलर CPU मेन आयो, ओमनी बस, ये बस का स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे, ओमनी बस का जो क्या कह सकते हैं आप, क्या है कॉन्सेप्ट, वो है इसमें, ठीक है। इसके साथ एक कंसोल कंट्रोलर, कंसोल क्या होता है, ये आपका जो मॉनिटर होता है, इसमें जो कंसोल होता है वो CPU है, आपके पास मेन मेमोरी है और IO मॉड्यूल्स हैं, ये किसके थ्रू कनेक्टेड है आपस में, सारे ओमनी बस के थ्रू, एक सिंगल बस है जिसमें ये सारे कनेक्टेड है। फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी कब आई, 1970 में आपके पास सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इससे पहले आपके पास जो मेमोरी यूज हो रही थी वो मैग्नेटिक मेमोरी थी, और लेकिन उसमें इतनी चीजें स्टोर हो नहीं सकती, ठीक है, उसकी मतलब साइज भी कम था, स्टोरेज भी कम थी। 1970 में फिर चाइल्ड ने इंट्रोड्यूस किया सेमीकंडक्टर मेमोरी को, सिंगल कोर जितना इसका साइज होता है, और 256 बिट्स में बेसिकली जो स्टोर कर रही थी ना, 250 बिट्स को स्टोर कर रही थी, जो फर्स्ट मेमोरी थी, मच फास्टर देन कोर, कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली डबल एवरी ईयर। कैपेसिटी का मतलब होता है जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो हर ईयर में डबल हो रही थी। फिर ये इंटेल की बात हो रही है कि 1971 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का आया, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर होता है छोटा प्रोसेसर, ठीक है। और वो सीरीज इंटेल ने उस प्रोसेसर का नाम क्या था, 4004। सारे CPU का कंपोनेंट सिंगल चिप पे थे और 4 बिट प्रोसेसर था ये। फिर 1972 में इंटेल ने 8008 प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 8 बिट प्रोसेसर था ये, और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया था। तो इंटेल का जो फर्स्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर था ना वो 8080 था, जो कि 1974 में आया। फिर ये x86 एवोल्यूशन है कि 8080 8086 आया, 80286 80386 एंड 80486। 8080 में 8 बिट डाटा पाथ यानी 8 बिट डाटा बस थी, फर्स्ट जनरल कंप्यूटर, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था। 8086 कंप्यूटर जो था, बेसिकली कंप्यूटर कह सकते हैं, प्रोसेसर कह सकते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 5 मेगाहर्ट्ज थी, और 29,000 ट्रांजिस्टर जो थे वो उसकी चिप पे 29,000 ट्रांजिस्टर यूज हुए थे। मच मोर पावरफुल था, 16 बिट डाटा बस थी इसके पास, और इंस्ट्रक्शन कैशे और प्री फेच फ्यू इंस्ट्रक्शन, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट, प्री फेच फ्यू इंस्ट्रक्शन, ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो 8086 में आपके पास आया। ठीक हो गया। इस 8086 में जो डाटा बस थी ना, डाटा वेट थी वो 16 बिट थी, और जो एड्रेस वेट थी वो 20 बिट्स थी 8086 में, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, पाइपलाइनिंग ये होता है
कि देखो पहले क्या हो रहा था कि एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन, यानी चार अगर इंस्ट्रक्शन है आपके पास तो चार इंस्ट्रक्शन, या मैं तीन बना लेती हूँ, तीन इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले एक वन जो है वो फेच होती थी, ठीक है, वन फेच होके डिकोड होती थी, एग्जीक्यूट होती थी, फिर ही जो सेकंड है टू को उसको फेच किया जाता था। लेकिन पाइपलाइनिंग में क्या हुआ, पाइपलाइनिंग में ये हुआ कि फेच वन, ठीक है, वन को फेच किया, ठीक है, वन वन को फेच किया, फेच कर लिया, अब फिर वन को फेच करने के बाद क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो जब वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उस टाइम पे प्रोसेसर क्या होता है, फारिग बैठा होता है ना। तो बजाय इसके कि वो टाइम जाया करे, पाइपलाइनिंग ने क्या किया कि जब वो एग्जीक्यूट कर रहा था फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को, तो साथ ही साथ वो किसको फेच कर ले, सेकेंड इंस्ट्रक्शन को फेच कर ले। बेसिकली अभी तक ना वो जो हम पीछे पढ़ नहीं रहे थे कि दो साइकिल है, फेच साइकिल और एक एग्जीक्यूट साइकिल है, तो ये वही बात हो रही है कि फेचिंग में ही वो डिकोडिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है, इसलिए वो लादा से नहीं मैं बना रही। तो फेच कर लिया टू को, एग्जीक्यूशन वन की खत्म हो तो साथ ही आप किसको एग्जीक्यूट कर दें, सेकंड को एग्जीक्यूट कर दें। फिर क्या करें कि जब टू एग्जीक्यूट हो रही है तो उस टाइम पे आप किसको फेच कर लें, थ्री को फेच कर लें, और इसी तरह ये लेवल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने कितनी इंस्ट्रक्शंस को फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आया था 8086 में, फिर इसको फॉलो किया था 8088 ने, ठीक है। 80 इसलिए नहीं था क्योंकि 8 बिट एक्सटर्नल बस ऐड कर दी थी एज कम्पेयर टू 86। तो 80286 जो था ना उसके बाद उसमें आया था कि हमारे पास 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, और ये पहला 8086 बेस्ड सीपीयू था जिसमें आपके पास सेपरेट नॉन मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बसेस वगैरह थी। मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन एबिलिटीज के साथ 80286 आया था। मींस के इसमें आपके पास आ गया था वो ओके। तो 286 में क्या आया था कि आपके पास वो मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन मोड्स आ गए थे। मोड्स इन अ सेंस कि प्रोटेक्टेड मोड आ गया था। प्रोटेक्टेड मोड में ये था कि आपका कोई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के डाटा को या उसकी जो उसका एरिया है उसकी बाउंड्री में उसकी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब कि हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये चीज आई थी 80286 में। उसके अलावा आपके पास इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो तो 86 ही यूज हो रहा था। एड्रेस बस की width वो 24 बिट्स थी, और
16 मेगाबाइट की मेमोरी इसमें आई थी 80286 में, ठीक है। फिर आया हमारे पास उसके बाद, और ये 8086 बेसिकली लॉन्च हुआ था 1982 में और डिसकंटिन्यूड हो गया था 1991 में। तो ऑलमोस्ट 11 इयर्स तक ये यूज हुआ 80286 प्रोसेसर इंटेल का। तो इंटेल की जो नया फिर प्रोसेसर आया था वो 386 था। अच्छा, मैंने एड्रेस डाटा बस आपको बतानी थी, 16 बिट डाटा बस है और एड्रेस बस जो है वो 24 बिट्स है 80286 के लिए। ठीक हो गया। और इंस्ट्रक्शन सेट तो मैम ये लास्ट स्लाइड करवाते क्योंकि मैम थ्योरेटिकल अभी तक थ्योरी हम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर आज 2 लेक्चर्स हैं, तो थोड़ा मैम रिवाइज भी करना होता है स्टूडेंट ने, तो आई थिंक इनफ होगा आज के। अभी ये बहुत खत्म ही होने वाला है, बल्कि खत्म हो गया, यही है, ठीक है। ये क्योंकि x86 वाले ये जो प्रोसेसर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, ये पता होने चाहिए आपको। फिर हमारे पास आया 80, क्या कह रही हैं मैम? मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, ये 8080 और 8088। ये पहला था, ये सबसे पहले जो इंटेल का आया था ना वो ये था, फर्स्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है, देखो जो पिछली पढ़ रहे थे ना हम वैक्यूम ट्यूब्स के साथ जो प्रोसेसर्स पढ़ रहे थे, वो बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स थे, तो प्रोसेसर्स भी इतने बड़े बड़े थे। 808 में क्या हुआ, इंटेल ने जो 808 प्रोसेसर बनाया था उसमें प्रोसेसर छोटा हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। माइक्रो कहते हैं छोटे को, जो माइक्रोस्कोप होता है ना, सीधा माइक्रो प्रोसेसर छोटे प्रोसेसर को कहते हैं। और फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। जनरल पर्पस हम कह सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया गया था, ये जनरली पब्लिक के यूज के लिए बनाया गया था। ये प्रोसेसर हर तरह की कैलकुलेशंस करेगा, ये साइंटिफिक भी करेगा, ये आपके पास बिजनेस एप्लीकेशंस को भी चलाएगा, ये आपके पास इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें भी करेगा। तो ये जनरल पर्पस प्रोसेसर था। 8 बिट इसमें डाटा बस थी और ये फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर में यूज हुआ था। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं, ये जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं यही। फिर आया 8086। 8086 के बाद, हाँ जी मैम 8088 और 8080 मैम, इनका मैं कह रही थी कि ये दोनों 8 बिट्स है ना, तो दोनों को मैम कंपेयर करके थोड़ा सा बता दें। नहीं, ये मैम ये जो 8080 है ना, ये पहले आया था, इसके बाद सेकंड नंबर पे ये था, ये थर्ड नंबर पे 8088। 8088 में जो चीजें थी ना वो सारी इसकी वाली हैं, 8086 की, 8080 की नहीं है, ठीक है। वो 8088 का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया है कि फर्स्ट आईबीएम पीसी में जो यूज हुआ था ना वो ये है 8088। और फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर में जो प्रोसेसर यूज हुआ था वो 8080 है। राइट मैम। एक मिनट आपको ना, एट 808 में ना, हाँ डाटा विड्थ जो थी वो उतनी ही है जितनी 8080 में है, 8 बिट ही है, लेकिन एड्रेस बस जो थी ना वो 20 बिट्स की है इसमें 8088 में। और 29,000 ट्रांजिस्टर्स, यही वाले जो सेम 8086 में यूज हो रहे हैं वही यूज हो रहे थे यहाँ पे भी। और फ्रीक्वेंसी भी इसकी सेम थी, 5 मेगाहर्ट्ज थी। और यही है इसमें। और प्रीडिसेसर बेसिकली बीच में 8085 भी आया था, लेकिन उसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता। और इसके बाद जो आया था वो 80186 और 286 आया था, ठीक है। तो इसकी जो डाटा बस है ना, एड्रेस बस है, वो 20 बिट की है। ट्रांजिस्टर इसमें यही लग रहे हैं 5 मेगाहर्ट्ज। तो मैं यही बता रही हूँ कि 8088 जो है ना वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लेके चल रहा है 8086 की। उसके बाद 8026 किया हमने, फिर हमारे पास आता है 80386। तो 386 में क्या आ गया हमारे पास, 32 बिट प्रोसेसर आ गया। तो माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट जो कि कब आया था 1985 में, ठीक है। और इसके फर्स्ट वर्जन में जो ट्रांजिस्टर्स थे ना इसके ऊपर, वो थे 275,000 ट्रांजिस्टर्स थे इसके ऊपर, 275,000 यानी 2,75,000 ट्रांजिस्टर्स थे 80386 प्रोसेसर चिप में यूज हो रहे थे। यहाँ पे कितने यूज हो रहे थे, 29,000, ठीक है। इसमें 275,000 यूज हो रहे थे। मल्टीटास्किंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इस प्रोसेसर में इंक्लूड हुआ। मल्टीटास्किंग यही होती है ना, पहले क्या हो रहा था कि प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही काम कर रहा था, लेकिन 386 में क्या हुआ
ये प्रोसेसर एक टाइम पे मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इसकी जो डाटा बस है वो भी 32 बिट है, एड्रेस बस भी 32 बिट है आपके पास। और ठीक है, इसके बाद जो है वो 80486 है। 486 में थोड़ी सी चेंजिंग थी, इतनी ज्यादा चेंज नहीं थी। फर्स्ट टाइटली पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर था इसमें कि, और इसमें जो ट्रांजिस्टर थे ना, मोर देन अ मिलियन ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज हुए थे 80486 में। पावरफुल कैशे और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे, और मैथ्स को प्रोसेसर, इसकी भी डाटा और एड्रेस बस जो है वो सेम है, 80386 32 बिट ही थी। ठीक है, इसको जो कंटिन्यू किया ना, ये 1989 में लॉन्च हुआ था और 2007 में ये डिसकंटिन्यूड हुआ 80486 प्रोसेसर। इसके बाद जो आया था वो पेंटियम P5 आया, इसका जो सक्सेसर है इस प्रोसेसर का वो पेंटियम P5 है। ठीक है, लेकिन ये जो 80x86 आर्किटेक्चर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो लिखे हुए हैं ये सारे प्रोसेसर्स। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये पेंटियम आ गया। उसके बाद सुपर स्केलर प्रोसेसर। सुपर स्केलर प्रोसेसर वो होता है जो कि इम्प्लीमेंट करता है पैरेललिज्म को। पैरेललिज्म क्या होता है कि पैरेलल में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं हम पैरेलली एक ही टाइम पे। जैसे वो पाइपलाइनिंग में मैं आपको बता रही थी ना कि हम एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रही होती है तो दूसरी को फेच कर लाते हैं, तो सेम काम, बस यही एक स्लाइड है, ये खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको खत्म ही कर लेना। उसके बाद पेंटियम प्रो आया, मतलब कि उसके बाद उसमें ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को आप एक टाइम पे इकट्ठा लेके चल सकते थे। रजिस्टर नेमिंग आ गई, डाटा फ्लो एनालिसिस, ये सारा कुछ। और फिर पेंटियम 2 जिसमें आपके पास ग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो प्रोसेसिंग आ गई। पेंटियम 3 एडिशनल फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस आ गई 3D ग्राफिक्स के। पेंटियम 4, और फिर आपके पास आ गई आके कोर्स आ गई। तो कोर फर्स्ट x86 विद डुअल कोर। तो फिर कोर 2 में 64 बिट आर्किटेक्चर था, और फिर कोर 2 क्वाड आ गया जिसमें 4 कोर्स थे आपके पास, यानी 4 प्रोसेसर्स इकट्ठे एक ही चिप पे। 820 मिलियन ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज हो रहे थे। तो ये नीचे कुछ समरी लिखी हुई है कि x86 आर्किटेक्चर जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए यूज किया गया। फिर ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हुई इन ईयर्स में। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कहते हैं कि पिछला आर्किटेक्चर जिन चीजों को सपोर्ट कर रहा था ना, आपका आर्किटेक्चर उन चीजों को भी सपोर्ट करेगा। और अप्रोक्सीमेटली 1 इंस्ट्रक्शन पर मंथ ऐड हुई इसमें, और 500 इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। और इंटेल के वेब पेज पे बेसिकली प्रोसेसर्स की ना डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप ये देख सकते हैं, और ये रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक नहीं है, पेपर है शायद। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपने हिस्ट्री जो है ये इनकी डिटेल से पढ़ लेनी है कि जो चीजें याद रखने वाली है वो यही है कि न्यू टेक्नोलॉजी क्या इंट्रोड्यूस हुई थी, कौन से ईयर में ये आया, कौन से ईयर में डिसकंटिन्यूड हुआ, इसकी डाटा बस, एड्रेस बस कितने बिट्स की थी, और ये प्रोसेसर कितने बिट्स का था। हाँ जी मैम, ये जितनी डिटेल स्लाइड्स में अवेलेबल है इतनी पेपर के लिए भी काफी है, या हमें खुद से भी कुछ ऐड करना पड़ेगा? नहीं, आपको ना देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्रीफली लिखा हुआ है। आपने देखना क्या है, मैं वही बता रही हूँ कि देखना है कौन से ईयर में प्रोसेसर आया, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी इसने यूज की, कितने बिट्स की इसकी एड्रेस बस थी, कितने बिट की इसका जो डाटा बस थी वो थी। डाटा और एड्रेस बिट्स को देखना है। और कोई अगर इसकी इंस्ट्रक्शन सेट तो खैर यही यूज हो रहा है, वो कोर्स में आके ये 64 हो गया। लेकिन ये जो जिस तरह की ये है ना कि इसने प्रीफेच फ्यू इंस्ट्रक्शंस, ये आया यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, और ये चीजें आपने डिटेल में देख लेनी है, ये आपको मिल जाएंगी। ये अभी लिंक आया नहीं था, ये इंटेल का लिंक। यस मैम। यहाँ पे इन सब प्रोसेसर्स की डिटेल में सब चीजें लिखी होंगी कि क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस थी और क्या क्या बेसिकली इनमें जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो आ रही है। ठीक हो गया? ओके। बाकी ये हमारी हिस्ट्री खत्म हो गई है।
ठीक है, ये एक थोड़ा बोरिंग सा होता है, क्या कहते हैं इसे, टाइम पीरियड होता है ये इस कोर्स का, क्योंकि इसमें आपको पीछे से हिस्ट्री को देखना पड़ता है सारे प्रोसेसर्स की। तो इसके बाद से हम इंशाल्लाह करेंगे, अब हम जाएंगे कैश मेमोरी वगैरह इस पे, तो वो फिर आप बोर नहीं होंगे उसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। आपका नेक्स्ट लेक्चर कब है? कब है? मंडे को है? नहीं, मंडे को तो नहीं है, वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को ना, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे वेडनेसडे को। और वो ऑनलाइन हुई या कैंपस में हुई तो देख लेंगे उसको, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।